जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले शुरू करेंगे सरफेस फिनोमेना से और बेसिक्स ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सरफेस केमिस्ट्री क्या है। सरफेस केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा सरफेस क्या होते हैं और कैसे सरफेस बनते हैं। डियर फ्रेंड्स, सरफेस बनने के लिए जब हम किसी मैटर को देखते हैं, आप और कहीं भी ना देखें, आप इस बोर्ड को अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो अपर पार्ट होता है, इसको हम सरफेस कहते हैं। किसी भी मैटर की सरफेस होती है। अब वो मैटर या तो लिक्विड हो या सॉलिड हो। सरफेस किसी भी मैटर का जब बनता है, एग्जाम्पल के लिए ये कोई मैटर है और ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। जब ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है तो इसकी सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है, यहां पर पार्टिकल्स की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है और ये जगह हार्ड हो जाती है। कंपैरेटिवली जो बल्क होता है उससे अलग मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है सरफेस का, और इस डिफरेंट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उन पर फोर्सेस भी अलग लगते हैं और उनका एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द अनदर पार्ट ऑफ मैटर। तो अगर हम सरफेस केमिस्ट्री को शुरू करें तो मैं कुछ सरफेस फिनोमेना है जिसके एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा। सबसे सिंपल सरफेस फिनोमेना जिसका एग्जांपल आप देख सकते हैं वो होती है, आपने देखा होगा, कोराइजन या रस्टिंग ऑफ द आयरन। इसके अलावा एक प्रोसेस होती है डिजोल्यूशन। मैं कुछ प्रोसेस के नाम लूंगा जिसकी वजह से सरफेस केमिस्ट्री, हमारी जो बिहेवियरल लाइफ होती है, जो डेली लाइफ होती है, इसमें बहुत एप्लीकेशन है सरफेस केमिस्ट्री का। तो उसी के कुछ एग्जांपल्स लेकर हम समझेंगे। एग्जांपल के लिए, अगर आपने एक सॉल्यूट लिया और सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ ऐड किया तो सॉल्यूट सॉल्वेंट को ऐड करके बनता है सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन का बनना है, इस प्रोसेस का नाम होता है डिजोल्यूशन। आप ये समझें कि ये डिजोल्यूशन कैसे होता होगा। मैं 3-4 एग्जांपल्स आपको यहां दूंगा जिससे हमें डेली लाइफ में सरफेस केमिस्ट्री का एप्लीकेशन समझ आएगा। तो डिजोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से बहुत सारे। जैसे आपने NaCl लिया तो NaCl में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। आपने इसको डिजोल्व किया, पानी के अंदर घोला, इसको डिजोल्व किया आपने वाटर के अंदर। ये वाटर है और ये NaCl है। जब आपने इसमें डिजोल्व किया तो इसके ये वाले फोर्सेज अलग होंगे, लैटिस एनर्जी लेकर, और इसके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी सेपरेट हो जाएंगे। तो जब नए फोर्सेज बनेंगे तो कुछ इस तरह के बनेंगे। इसको मान लो मैं कह देता हूं B और इसको कह देता हूं A। तो यहां पर क्या होगा, जो हमारा A होगा, जो सॉल्यूट होगा, इसके आसपास बहुत सारे B इस तरह से आकर इसको सराउंड कर लेंगे। और अगर NaCl है तो Na+ और Cl- 2 आयन बनेंगे। तो कुछ तो Na+ के आसपास आकर H2O इकट्ठे हो जाएंगे। इस प्रोसेस का नाम है हाइड्रेशन। इस तरह से तो इसकी सरफेस पर आकर बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल इसका ये है। एक एग्जांपल है इसका, आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते हैं
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो मेटल की रॉड डिप रहती हैं और उनमें हम सॉल्यूशन भर देते हैं किसी सॉल्ट का। ये जो रॉड होती है इसको एनोड कहते हैं और ये रॉड होती है हमारी कैथोड। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इससे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ये जो एनोड की रॉड है ये इसके अंदर डिजॉल्व हो जाती है और कैथोड की रॉड पर यहां से आयन आकर इकट्ठे हो जाते हैं इसकी सरफेस के ऊपर। तो एक सरफेस फिनोमिना ये है, कैथोड की रॉड पर मेटल का आकर डिपोजिशन हो जाना, इससे मेटल प्लेटिंग होती है जिसे हम गैल्वेनाइजेशन भी इसका एग्जांपल है। और अगर हम प्योरिफिकेशन करते हैं मेटल्स का तो भी इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। इसका एक एग्जांपल है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बहुत सारे हमारी सब्जेक्ट के अंदर भी और डेली लाइफ में भी आपने एग्जांपल सुने होंगे। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एक एग्जांपल है कि अगर आप इथीन गैस लें CH2CH2 और इथीन गैस के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस मिला दें निकिल की प्रेजेंस में, तो हमें मिल जाता है इथीन CH3CH3। प्यारे बच्चों, ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजिनेशन है, लेकिन ये होती है निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, ये जो निकिल या कोई भी मेटल होगा पोरस या बारीक पिसे हुए फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है ये इसके ऊपर जाकर डिपोजिट हो जाते हैं दोनों रिएक्टेंट। मैं हेट्रोजीनियस थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन जब आपको पढ़ाऊंगा, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, उस वक्त भी बताऊंगा। तो ये जो निकिल होगा इसकी सरफेस पर आकर ये डिपोजिट हो जाएंगे इस तरह से और रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेंगे। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, जो और कई सारी प्रोसेस होती हैं, जैसे गैस मास्क बनते हैं। गैस मास्क बनते हैं जो हार्मफुल गैसेज होती हैं उनसे बचाने के लिए जो लेबरर्स होते हैं उनको गैस मास्क दिए जाते हैं, तो हार्मफुल गैसें उस पर इकट्ठा हो जाती हैं। तो अगर हमें किसी भी सरफेस की स्टडी करनी है तो सबसे पहली कंडीशन होती है उस सरफेस को बिल्कुल क्लीन करना। अगर ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर मुझे चौक से लिखना है तो सबसे पहले सरफेस को बिल्कुल क्लीन करना होगा। तो इस सरफेस को क्लीन करने के लिए या किसी भी सरफेस को क्लीन करने के लिए 10 की पावर 8 -8 से लेकर 10 की पावर -9 पास्कल का हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं और वैक्यूम क्रिएट होने के बाद वो जो सरफेस है वो क्लीन हो जाती है। तो डियर फ्रेंड, ये हमारी सरफेस फिनोमिना रही। मेडिसिन्स में भी है, हमारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें भी है कैटलिस्ट के फॉर्म में, इलेक्ट्रोलाइटिक जो प्रोसेसेस होती हैं उनमें भी हम इसको पढ़ते हैं। तो ये सरफेस केमिस्ट्री का कुछ एप्लीकेशन है जिनको हम पढ़ेंगे। डियर फ्रेंड, अब आइए करते हैं बात कि सरफेस केमिस्ट्री जो यूनिट रहेगा हमारा फाइल, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मेनली जो टॉपिक रहेंगे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर वो 3 टॉपिक रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के अंदर हम 4-5 टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। एडजॉर्प्शन कितने टाइप का होता है, एडजॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या है, एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, और एक पढ़ेंगे हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये हमारा रहेगा एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के साथ साथ हम डिफरेंस पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के साथ, जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन। ये 4 हमारे टर्म हैं जॉर्प्शन के, और इसके अलावा 2 और टर्म हम पढ़ेंगे एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। उसका इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे।
सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसे हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा कैटलिस्ट। प्यारे बच्चों, कैटलिस्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट और जियोलाइट हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और एक टॉपिक रहेगा एंजाइम कैटालिसिस। और तीसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये टोटल 3 टॉपिक इस यूनिट के अंदर रहेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा कॉलाइड्स। डियर फ्रेंड्स, जो कॉलाइड्स होती है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं कॉलाइड्स। इसके अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलाइड। कॉलाइड का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट जो कॉलाइड रहेगा हमारा वो 3 टाइप का रहेगा। सॉलिड कॉलाइड 3 होते हैं, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस। लिक्विड कॉलाइड 3 तरह के और गैस कॉलाइड 2 तरह के। तो गैस गैस जो सॉल्यूशंस होता है उसमें कॉलाइड नहीं बनते। फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। 2 तरह का रहेगा, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉलाइड। वहां भी एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉलाइड। इसके अलावा लायोफिलिक लायोफोबिक कॉलाइड के अलावा तीसरा हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो ये 3 तरह के हमारे रहेंगे, माइक्रोमोलिक्यूलर कॉलाइड, मैक्रोमोलिक्यूलर कॉलाइड और एसोसिएटेड कॉलाइड या मिसेल्स। फिर हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कॉलाइड, देन प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलाइड जिसमें हम पढ़ेंगे डायलिसिस, देन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलाइड जिसमें हम पढ़ेंगे टिंडेल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्राउनियन मूवमेंट, और फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलाइड के साथ उनके एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। तो इस तरह से हमारा रहेगा सरफेस केमिस्ट्री का सिनॉप्सिस। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डियर फ्रेंड, अब करते हैं सबसे पहला हमारा फर्स्ट टॉपिक एडजॉर्प्शन। क्योंकि एडजॉर्प्शन 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे आपने एक टर्म पढ़ा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलके बनता है। सॉल्यूशन के अंदर एक होता है जो बेसिक कंपोनेंट होता है, उसका नाम होता है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के अंदर हम ऐड करते हैं सॉल्यूट को। जस्ट सेम इसी की तरह होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन भी 2 ही कंपोनेंट होते हैं एडजॉर्प्शन के अंदर। एक होता है एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, और एक होता है एडजॉर्बेट। इसको हमें इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की, वो डिसाइड करेंगी एडजॉर्प्शन की अमाउंट को। इसको हम हमेशा रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन को x/n से। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि एडजॉर्प्शन क्या है। तो एडजॉर्प्शन को मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाना चाहूंगा। पहले समझ लेते हैं हम एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का डिफरेंस। बिल्कुल वही है, जो बाहर से ऐड किया जाए वो सॉल्यूट, और सॉल्यूट के जैसा होता है एडजॉर्बेट, और जो जिसमें ऐड किया जाता है वो होता है सॉल्वेंट, और उसके जैसा होता है एडजॉर्बेंट। तो जो सरफेस होती है किसी भी मैटर की, जो सरफेस होती है वो सरफेस होती है हमारी एडजॉर्बेंट। अब अच्छे वाले एडजॉर्बेंट और अच्छे वाले एडजॉर्बेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छे वाले एडजॉर्बेंट की प्रॉपर्टी होती है इसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा सरफेस एरिया होने के लिए एडजॉर्बेंट को पोरस होना चाहिए। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या रहेंगे। सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल रहता है चारकोल। चारकोल, चारकोल के अलावा इसका एग्जांपल रहेगा, आप लिख सकते हैं इसको, सिलिका जेल।
कौन कौन हमारे एडजॉर्बेंट हो सकते हैं? फिर है एल्यूमिना जेल, एल्यूमिना जेल। इसके बाद हमारा रहेगा कॉलॉइड्स, और फिर हमारा फाइनली डिवाइडेड मेटल्स। फाइनली डिवाइडेड मेटल्स को बहुत अच्छे कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो डियर फ्रेंड, ये हमारे रहने वाले हैं एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, और इसका कारण होता है एडजॉर्बेंट का कि इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है एंड दे हैव द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द अनदर एडजॉर्बेट लाइक गैसेज। अब अच्छे वाले एडजॉर्बेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एडजॉर्प्शन की प्रोसेस को समझ लेते हैं। डियर फ्रेंड, यहां पर मैंने ये, आप देखेंगे इसको, मैंने नॉर्मल वाटर लिया है, और जब आप इस नॉर्मल वाटर को देखेंगे तो मैं अपने हाथ से इसको साफ कर रहा हूं, इसकी सरफेस पर कुछ भी नहीं है। जब हमने इस वाटर के अंदर आइस को ऐड किया, ये आइस है, आइस का क्यूब, जब हमने इसको वाटर के अंदर ऐड किया तो अब इस सरफेस का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और जैसे ही इस सरफेस का टेम्परेचर डाउन होगा, इसकी सरफेस पर आकर बाहर से जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो आकर इकट्ठा हो जाएंगी। तो इस प्रक्रिया में 2 से 3 मिनट लगेंगे। तब तक मैं आपको और 2 बातें समझा देता हूं, तब तक ये ठंडा होता है। तो प्यारे बच्चों, एक होता है एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्प्शन होता है किसी भी सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है जिसे हम एडजॉर्बेंट कहते हैं, एडजॉर्बेंट, इस सरफेस के ऊपर आकर किसी दूसरे मेटल की लेयर बन जाना, सॉरी नॉट मेटल, मैटर की लेयर बन जाना। अब वो जो दूसरा इसके ऊपर लेयर बनाएगा वो कोई गैसियस सब्सटेंस हो सकता है, कोई लिक्विड सब्सटेंस हो सकता है। ये जो लेयर बनेगी मैटर की, ये ऑन द सरफेस बनेगी, बल्क के अंदर नहीं बनेगी। सो द एक्यूमुलेशन ऑफ द गैसियस और लिक्विड पार्टिकल्स ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड कॉल्ड एडजॉर्प्शन। अगर यही फिनोमिना, ये बल्क के भीतर नहीं जाएगा, ये बल्क है, ये कोई कंप्लीट मैटर कर देते हैं हम इसको, तो इसकी सिर्फ सरफेस पर आकर ये डिपॉजिट हो जाता है। अगर यही, इसका नाम है, यहां पर होगा हमारा एडजॉर्बेंट, और इसके ऊपर आकर डिपॉजिट होगा एडजॉर्बेट। अगर यही सेम फिनोमिना, एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ लेता हूं, ये स्पंज है, स्पंज, अपने घर में आप कॉटन का टुकड़ा ले सकते हैं, स्पंज ले सकते हैं, या और मैं कई एग्जाम्पल आपको इसके बताऊंगा। आपने रसगुल्ला देखा होगा, गुलाब जामुन, जब उसको हम चीनी के बने हुए घोल में सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो वो थ्रू आउट उसको सोख लेता है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन नहीं, एडजॉर्प्शन होता है सरफेस के ऊपर, इनसाइड द बल्क नहीं जाता। अगर कोई भी मटेरियल थ्रू आउट द बल्क चला जाता है, अब मैंने ये स्पंज लिया, इस स्पंज को एक कलर सॉल्यूशन में डिप किया इस तरह से, तो जैसे ही कलर सॉल्यूशन में मैंने डिप किया तो इस स्पंज के अंदर कंप्लीट रूप से जो कलर सॉल्यूशन था वो फिल हो गया, और अंदर तक दूसरे मटेरियल का थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट हो जाना कहलाता है एब्जॉर्प्शन। एक तीसरी और प्रोसेस होती है, उसका नाम है जॉर्प्शन। जॉर्प्शन में क्या होता है कि दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं। प्यारे बच्चों, ये मैंने अभी ठंडा होने के लिए रखा था, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं। आप देखेंगे इस बीकर के ऊपर वाटर की बहुत सारी ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो गई हैं, देखेंगे आप, देखो यहां जब हम इसको इस तरह से फिंगर से करते हैं तो वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको क्लियर इसके ऊपर दिखेंगी। तो ये प्रोसेस जो सरफेस के ऊपर आकर इकट्ठा होता है, ये हमारा एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनसाइड द बल्क जाते हैं। अब तीसरी एक प्रोसेस होती है जॉर्प्शन।
जॉब्शन के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम एक चौक को, और एडजॉर्प्शन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये बोर्ड के ऊपर चौक का भी है। चौक हमारी सरफेस है तो ये होगी एडजॉर्बेंट, और चौक हमारा बोर्ड एडजॉर्बेंट हो गया, चौक हमारा एडजॉर्बेट है। जब हम इसको लिखते हैं तो ये चौक से इसके ऊपर एडजॉर्प्शन हो जाता है चौक का। लेकिन अगर मैं इसको एक कलर्ड सॉल्यूशन के अंदर डिप करता हूं, जैसे हमने कलर सॉल्यूशन में डिप करेंगे हम चौक को, तो इसकी जो अपर सरफेस होगी वो कलर्ड हो जाएगी, तो अपर सरफेस पर हो जाएगा इस पे एडजॉर्प्शन। लेकिन जो बल्क होगा अंदर से जब हम देखेंगे तो ये वाटर की जो ड्रॉप्स होंगी वो सिर्फ अंदर तक जाएंगी, तो वाटर का हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं, और इन दोनों प्रोसेस के एक साथ होने को हम कहते हैं जॉर्प्शन। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो आपने पढ़ा, सबसे पहले एडजॉर्बेट सॉल्वेंट की तरह होता है, सरफेस को कहते हैं। फिर एडजॉर्बेट सॉल्यूट की तरह होता है, जो मटेरियल बाहर से आता है उसको कहते हैं। फिर मैंने एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन बताई। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स का आकर एक्यूमुलेट हो जाना। फिर मैंने आपको एब्जॉर्प्शन बताया। एब्जॉर्प्शन में जो मैटर आता है वो थ्रू आउट द बल्क इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। फिर हमने आपको जॉर्प्शन बताया। जॉर्प्शन का मतलब होता है दोनों प्रोसेस का एक साथ होना, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। और फिर हमने बताया आपको डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन अभी मैं बताने वाला हूं आपको, इनका सेपरेशन हो जाना। आप जब भी मैंने अभी यहां बीकर देखा था, तो थोड़ी देर में जब हम इस बीकर को हीट करेंगे, अभी आप क्लियर यहां पर वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको दिख रही हैं, यहां देखेंगे आप। तो जब हम इसको हीट कर देंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये सेपरेट हो जाएंगी, और जैसे ही ये सेपरेट होंगी उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिजॉर्प्शन। तो अब यहां सबसे पहले जो टर्म आपने पढ़े हैं पांचों, मैं उन टर्म को लिख देता हूं, फिर आप एक एक करके सभी की डेफिनेशन लिख लेंगे, और अगला हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हमने पढ़ा एडजॉर्प्शन क्या है। एडजॉर्प्शन होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ओवर द सरफेस। किन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है एडजॉर्प्शन? एक होता है एडजॉर्बेट और एक होता है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट प्लस एडजॉर्बेट। उसके बाद हमने बताया आपको सेकंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल आप, अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं, इन द वेरी सिंपल लैंग्वेज, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोखना, थ्रू आउट द बल्क इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना। तीसरा टर्म जो हमने आपके साथ एक्सप्लेन किया वो था जॉर्प्शन। जॉर्प्शन एंड द वन अनदर टर्म वाज डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का मतलब होता है द सेपरेशन ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। तो अभी तक ये टोटल 6 टर्म हो गए। मैं आपको अभी अच्छे वाले एडजॉर्बेट की मैंने क्वालिटीज बता दी थी। उनका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, वो पोरस होने चाहिए, तो वो अच्छे एडजॉर्बेंट हो सकते हैं। एडजॉर्बेंट के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे। मैंने बताया था सिलिका जेल एग्जाम्पल हो सकता है, चारकोल हो सकता है, एल्यूमिना जेल हो सकता है, कॉलाइड्स हो सकते हैं, वो हमारे अच्छे एडजॉर्बेट हो सकते हैं, सॉरी बेंट। अब हम बात करेंगे, अगला हमारा टॉपिक आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन भी है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी का, सॉरी क्वेश्चन, वो रहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है?
तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो यही रहेगा कि जो एडजॉर्प्शन होता है वो सरफेस फिनोमिना है और जो एब्जॉर्प्शन है वो बल्क की फिनोमिना है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, वो एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज डिफरेंस between adsorption and absorption। डायग्राम की हेल्प से ऐसे समझ सकते हैं, एडजॉर्प्शन में ये एडजॉर्बेंट है, इसके ऊपर कोई पार्टिकल्स आकर सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाएं, ये एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में ये पार्टिकल है, यहां पर आकर कोई अनदर फिजिकल फेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ये एब्जॉर्प्शन है। और तीसरा होता है हमारा जॉर्प्शन। जॉर्प्शन में इनसाइड भी पार्टिकल्स होते हैं और आउटसाइड जो सरफेस होती है उस पर भी पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हमारा है एडजॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन और ये जॉर्प्शन। तो अब इनके बीच की अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो पहला डिफरेंस है, इसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो अपर सरफेस पर होती है, हाई कंसंट्रेशन, इसमें इनसाइड द बल्क होती है। ये प्रोसेस रैपिड होती है शुरुआत में, लेकिन बाद में स्लो हो जाती है। सबसे पहले इनकी जो डिफरेंस है, मैं यहां आपको लाइन खींच लेता हूं। सबसे पहली ये सरफेस फिनोमेना है और ये बल्क फिनोमेना है। ये फास्ट होती है इन बिगनिंग, शुरुआत में तेज होती है, एंड स्लो एट द एंड, लास्ट में स्लो होती है। और ये इक्वल होती है थ्रू आउट द प्रोसेस, यूनिफॉर्म रेट से ये हमेशा कंप्लीट होती है। अब इसको साथ के साथ नोट कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। मैंने तीनों आपको यहां सेपरेटली बता दिए थे। ये हमारा एडजॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन है और ये जॉर्प्शन है। तो दो डिफरेंस हो गए। अनदर डिफरेंस इनके बीच का रहेगा, ये एक फास्ट प्रोसेस है और ये स्लो प्रोसेस है। तो हम इनके बीच में 3 डिफरेंस लिख सकते हैं। ये फास्ट प्रोसेस है क्योंकि थोड़ी सी जगह में मीन सरफेस पर होती है, और ये हमारी स्लो प्रोसेस है। तो अब ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 2। पहला पॉइंट था सरफेस फिनोमेना की स्टडी करना, और फिर हमारा हो गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। इन 5-6 टर्म की आप डेफिनेशन कर लेंगे। और अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे और फिर हम चलेंगे आगे। एक क्वेश्चन ऐसे भी है एनसीईआरटी में है, व्हाई द फाइनली डिवाइडेड मेटल्स बिहेव एज गुड कैटलिस्ट। बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह कैसे बिहेव करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स what are the factors which affects the adsorption। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की मैकेनिज्म के बाद हम टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करेंगे, और देन वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर अफेक्ट्स। तो फैक्टर अफेक्ट्स
और टाइप को हम अगले लेक्चर में रखेंगे, क्योंकि उसके साथ हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, फिजियोजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन का डिफरेंस, फिर फैक्टर्स, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो आइए अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन की। मैकेनिज्म का मतलब होता है ये प्रोसेस होती क्यों है। सबसे पहले देखेंगे कि जो सरफेस होती है, अगर मैं किसी मैटर की सरफेस की बात करूं तो जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें अनबैलेंस्ड फोर्सेज होते हैं। यहां पर अनबैलेंस्ड फोर्सेज होते हैं। अगर कोई पार्टिकल इनसाइड द बल्क है तो जो बल्क का पार्टिकल है उस पर चारों साइड में इक्वली फोर्सेज लगेंगे। तो इन फोर्सेज को बैलेंस करने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के होने के पीछे रीजन क्या होते हैं? तो सबसे पहला रीजन होता है अनबैलेंस्ड फोर्सेज ऑन सरफेस। इस सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं यहां अनबैलेंस्ड फोर्सेज होते हैं, जबकि जो पार्टिकल्स इनसाइड द बल्क प्रेजेंट होते हैं उनमें सारी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगते हैं। तो इसके कारण यहां पर पार्टिकल्स नहीं आते। तो इन फोर्सेज को बैलेंस करने के लिए सरफेस पर और मैटर के पार्टिकल्स आकर एक्यूमुलेट कर जाते हैं। पहला रीजन है। दूसरा, हम इसकी मैकेनिज्म को गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, जो कि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। और ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन एक्सप्लेन करती है स्पॉन्टेनिटी को। स्पॉन्टेनिटी का मतलब अपने आप होना। इसका जो, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसके डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव डेल्टा जी होता है। अब आप दो बात समझेंगे कि जब भी कोई मैटर पार्टिकल आकर सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होता है तो उसकी टेंडेंसी या नेचर कैसी होती है। कैसे समझेंगे इस बात को? इस बात को ऐसे समझेंगे कि जो पार्टिकल्स इस पर आकर इकट्ठा होगा तो वो स्टेबिलिटी की ओर मूव करेगा, और स्टेबिलिटी को हम समझते हैं पार्टिकल की मोशन। मूव कर रहा था तो जैसे ही वो सरफेस पर आएगा अपनी मोशन को लूज कर देगा, अपनी मोशन खो देगा, और जैसे ही मोशन लूज करेगा यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, और अगर यहां पर एनर्जी रिलीज होगी तो इसके जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो नेगेटिव आती है। दैट इज व्हाई द एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो, उनके जो अट्रैक्शन के फोर्सेज होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। जितने ज्यादा फोर्सेज बढ़ेंगे अट्रैक्शन के, कोई भी प्रोसेस उतना ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा। जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा उसके डेल्टा जी की एच की वैल्यू उतनी नेगेटिव होगी, और वो अफेक्ट करेगी डेल्टा एच की वैल्यू को। अब क्योंकि जो सेकंड पार्ट है इसका डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये जो सेकंड पार्ट है ये भी इसको डिसाइड करेगा कि जब पार्टिकल यहां पर आकर डिपॉजिट होते हैं तो उनकी जो रैंडमनेस है, अनसर्टेनिटी है, वो भी कम हो जाती है। तो रैंडमनेस कम होने से डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव होगी। अब क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो डेल एच जो नेगेटिव है इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो डेल्टा एच जितना ज्यादा होगा टी डेल्टा एस से, उतना ही ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगा, एंड द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी explains the spontaneity of process of adsorption। अब अगर हम एडजॉर्प्शन की स्पॉन्टेनिटी को पढ़ें तो हमें ना कुछ एग्जाम्पल्स देखने होंगे इनकी, जो मैकेनिज्म या स्पॉन्टेनिटी को
देखने के लिए। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर हम वाटर लेते हैं और वाटर में एनहाइड्रस CaCl2 मिलाते हैं तो प्रोसेस होगी एब्जॉर्प्शन। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के लूंगा और इसके बाद हमें ये समझ आएगा। सबसे पहले हमने लिया H2O वाटर, और अगर हम इस वाटर को एनहाइड्रस CaCl2 में ऐड करते हैं, एनहाइड्रस CaCl2, तो प्रोसेस होगी एब्जॉर्प्शन। और अगर हम इसी को सिलिका जेल में ऐड करते हैं, सिलिका जेल, ये वाटर जो है, ये वाटर की वेपर्स हैं, गैस फॉर्म में है, तो मतलब ये एडजॉर्बेट है, ये एडजॉर्बेंट है, तो प्रोसेस होगी एब्जॉर्प्शन। अगर हम बहुत सारी गैसेज, आपने देखा होगा जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या कोई मोबाइल फोन्स या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें बैटरी होती है या मेडिसिन होती हैं, उसमें एक पाउच आता है, बड़ा रफ पाउच होता है वो, और उसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स रखे रहते हैं और वो क्रिस्टल सिलिका जेल के होते हैं, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिलिका जेल वाटर की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो या फिर हम ऐसा एग्जांपल देख सकते हैं, अगर हम कोई कलर्ड डाई लें, कलर्ड डाई जैसे मिथाइल ऑरेंज या कोई और डाई लें, जैसे ये एक कलर्ड डाई है, इस कलर्ड डाई के अंदर अगर मैं एक टुकड़ा चारकोल का डाल देता हूं तो चारकोल इस सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देगा, वो उससे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का। तो पहला एग्जांपल हमारा वाटर का था, एनहाइड्रस CaCl2 में एब्जॉर्प्शन होगा और सिलिका जेल के साथ एब्जॉर्प्शन। सेकंड एग्जांपल लेंगे हम अमोनिया का। अगर हम अमोनिया को H2O लिक्विड है, अमोनिया या गैस है, अगर हम H2O के साथ ऐड करेंगे तो होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। और अगर हम इसको चारकोल के साथ ऐड करेंगे, अमोनिया को चारकोल के साथ, तो होगा एडजॉर्प्शन। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अगर हम इंक लेंगे, इंक का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर हम इंक का सॉल्यूशन लें और उसके अंदर हम चॉक को डिप करें, तो चॉक को डिप करने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा। चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, और एडजॉर्प्शन होगा चॉक के अंदर ही इंक का, कलर का। ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है। चौथा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू एक कलर्ड पिगमेंट होता है और इसमें जब हम चारकोल को ऐड करते हैं तो उसका जो कलर है वो धीरे धीरे डीकलराइज हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, ये थी मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। अब हम इसके बाद बात करेंगे फैक्टर अफेक्ट्स द एडजॉर्प्शन, और फैक्टर अफेक्ट्स द एडजॉर्प्शन में 4 फैक्टर मेन होंगे जो इसे अफेक्ट करेंगे, तो आप इनको नोट कर लेंगे। कई सारे क्वेश्चन इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक बेसिक जो आपका बेस बन के रेडी हो जाएगा सरफेस केमिस्ट्री के लिए, और सेकेंड पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे उन फैक्टर्स को जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को। तो अभी आप इन सारे टॉपिक्स को नोट करते हुए मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन को पढ़ के
और फैक्टर अफेक्ट्स द एडजॉर्प्शन को लिख लेंगे। फैक्टर्स अफेक्ट्स द एडजॉर्प्शन, ये हमारा रहेगा अगला टॉपिक। और इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर रहेगा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। सेकेंड हमारा पॉइंट रहेगा नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। थर्ड हमारा रहेगा सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया को मैं नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। फोर्थ हमारा रहेगा टेम्परेचर, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तो लेचेटेलियर प्रिंसिपल लगाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। और पांचवा हमारा रहेगा प्रेशर। So dear friends, these are the factors which affects the adsorption, and in our next lecture we will talk about these 5 factors which affects the rate of adsorption, type of adsorption, physical and chemical adsorption, their differences and adsorption isotherm. Thank you and have a good day. Thank you.